नमस्कार, मैं हूं अनुसया साहू, विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के हमारे मेहमान हैं डॉक्टर जवाहर कारनवत जी। बैंक ऑफ बड़ौदा के कॉरपोरेट कार्यालय मुंबई से सेवानिवृत्त महाप्रबंधक डॉक्टर जवाहर कारनवत वर्तमान में रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल के प्रवासी भारतीय साहित्य एवं संस्कृति शोध केंद्र के सलाहकार, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी केंद्र के निदेशक होने के साथ ही देश की अनेक प्रमुख संस्थाओं से भी संबद्ध है। डॉक्टर कार्नवत की सक्रिय भागीदारी एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के अनेक देशों में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों एवं विश्व हिंदी सम्मेलनों के कार्यक्रमों में रही है। हिंदी की प्रगति के लिए देश विदेश में सक्रिय रहने वाले श्री कार्नवत अनेक सम्मानों से अलंकृत हो चुके हैं। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर जवाहर कार्नवत जी से। जी नमस्कार जवाहर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के मंच। जी धन्यवाद। हाँ, जी। तो जवाहर जी, हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय थोड़ा सा बताइए। जी मैं भोपाल मध्य प्रदेश भारत से हूँ, जवाहर कर्नावत। और वर्तमान में मैं रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में जो प्रवासी भारतीय शोध केंद्र है उसमें सलाहकार हूँ। और अभी लगभग एक वर्ष पूर्व हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हिंदी केंद्र बनाया है, उसका निदेशक भी हूँ। और क्या इसके पूर्व मैं हिंदी भवन भोपाल में निदेशक रहा और बैंक ऑफ बड़ौदा से महाप्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुआ हूँ। जी जी जवाहर जी, बहुत सुंदर परिचय आपका। और आपकी यात्रा बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक पद से लेकर रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के प्रवासी भारतीय साहित्य एवं संस्कृति शोध केंद्र के सलाहकार बनने तक काफी प्रेरणादायक रही है। इस परिवर्तनशील यात्रा के पीछे प्रेरणा क्या थी? देखिए, मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे। तो हमारे परिवार में एक जो है एक तरह से राष्ट्रीय भावना हमेशा रही है। और अपनी भाषा के प्रति भी हम लोगों का विशेष रूप से समर्पण रहा है। तो इसलिए निश्चित रूप से जो अपनी भाषा के प्रति जो प्रेम है, और विशेषकर हिंदी के लिए, तो हमारा एक तरह से लगाव रुचि शुरू से रही। तो उसी के तहत, हालांकि मैं वाणिज्य का विद्यार्थी रहा, लेकिन वाणिज्य का विद्यार्थी रहते हुए भी हमारा माध्यम हिंदी रहा है। जी और इसीलिए मैं जब विभिन्न सेवाएं करते हुए बैंक में आया, तो बैंक में भी मेरा जो विभाग है वो भाषा विभाग रहा, भाषा रहा, जनसंपर्क रहा, और उससे संबंधित जो विभाग रहे हैं। तो वहां पर भी हमने ये कोशिश की कि किस तरह अपनी भाषा को स्थापित करें। और विभिन्न तरह के कार्य वहां पर हमने की। हमने कोशिश यही की कि चूंकि बैंकिंग का जनता से एक विशेष जुड़ाव होता है, तो हम ज्यादा से ज्यादा कार्य जन की भाषा में किस तरह कर सकें। तो दूसरा, आंतरिक कार्य तो खैर ठीक है, हो जाते हैं, लेकिन और खासकर जब हमारे यहाँ पर टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ रही है, प्रौद्योगिकी बढ़ रही है, तो हम जनता को अपनी सेवाएं प्रौद्योगिकी को उसकी भाषा में किस तरह दे सकें, ये एक हमने बहुत प्रयास किए। और उसमें किस तरह जो हमारे जैसे लेन देन के संदेश हैं वो ग्राहकों को 11 भाषाओं में किस तरह जाएं, इसके अलावा उनको उनकी भाषाएं में अन्य सेवाएं मिले, इसका हमने प्रयास किया, उसमें पूरी तरह सफल रहे। और आंतरिक रूप से भी, खासकर हिंदी भाषा के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम, बैंकिंग के प्रशिक्षण कार्यक्रम हिंदी माध्यम से, उसके बाद बैंकिंग की पुस्तकें अपनी भाषाओं में करना। उसके बाद हमने एक विशेष प्रयास से भी रहा कि न केवल हिंदी अपितु भारतीय भाषाएं हमने मतलब आपको मैं बता दूं कि बैंक में 11 भाषाओं का प्रशिक्षण शुरू किया। खासकर हमारे जो फ्रंट ऑफिस स्टाफ होते हैं, अगर वो कर्नाटक में अगर पदस्थ हैं तो उन्हें थोड़ी कन्नड़ आना चाहिए। अगर वो तमिलनाडु में है तो वहाँ के लोगों से बात कर रहे हैं तो उन्हें तमिल भी आना चाहिए। तो इस तरह से ये मेरा 34 वर्षों की यात्रा रही। और वहाँ पर इस तरह हम भाषा से बहुत जुड़े। और चूंकि ये भी बता दूं कि मेरा जो बैंक है वो बैंक ऑफ बड़ौदा रहा, उस समय उसकी लगभग 25 देशों में हमारी शाखाएं और कार्यालय थे। तो क्या बात। निश्चित रूप से हम एक अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर भी थे। तो वहां पर भी हमने जैसे विदेशों में लोग कहते हैं कि विदेशों में हिंदी क्या करेगी, लेकिन हमने वहां पर सबसे पहले
2016 में हमारी सारी बैंक की शाखाओं कार्यालयों में विश्व हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत की। तो वहां पर भी किस तरह लोग प्रवासी भारतीय उनको हिंदी से कैसे जोड़ सकते हैं, तो ये प्रयास किया। तो इस प्रकार ये बहुत मेरा झुकाव भाषा की तरफ रहा, और फिर उसके माध्यम से ही अन्य विश्व हिंदी सम्मेलनों में जाना, जिस पर आगे चर्चा हम करेंगे। तो ये एक तरह से एक वैश्विक परिदृश्य हमारा एक तरह से शुरू हो गया बैंक से ही, 1999 से ही। और उसके बाद मैं फिर सेवानिवृत्ति के बाद भी जो भोपाल का प्रसिद्ध हिंदी भवन है वहाँ निदेशक रहा। लेकिन चूंकि मेरा जो कार्य वैश्विक स्तर पर था, तो हमारा जो रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय है हम्म। वहाँ पर हमारे जो एक तरह से चांसलर हैं, कुलाधिपति हैं संतोष चौबे जी, उनका एक इच्छा थी कि भाई हम वैश्विक स्तर पर किस तरह काम कर सकें। आप जानते हैं कि विश्वरंग 2019 से 2000 विश्वरंग पूरे वैश्विक परिदृश्य को, हिंदी को और भारतीय भाषाओं को लेकर कार्य कर रहा था। तो मैं फिर उसके बाद इस विश्वविद्यालय से पिछले 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और वहाँ पर हम वैश्विक स्तर पर हिंदी के लिए और भारतीय भाषाओं के लिए कार्य कर रहे हैं। जी। बहुत सुंदर यात्रा रही है आपकी। मैं इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन ये करना चाहूंगी आपसे कि आप वाणिज्य के विद्यार्थी रहे हैं, तो जाहिर है कि आपका अकाउंट जो है वो बहुत अच्छा रहा होगा। तो आपने चुनी भाषा के विभाग में जाना या आपको दिया गया भाषा का विभाग? नहीं, मैंने देखिए, ऐसा है, मैंने भाषा विभाग चुना। अच्छा। मैं विशेषज्ञ अधिकारी के रूप में बैंक में आया। उसके पहले मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था, मैं राज्य सरकार की सेवा में था, मैं कालिदास अकादमी में था। तो चूंकि मैंने एमकॉम के बाद एमए हिंदी साहित्य में भी किया, एमकॉम के बाद, और अच्छा। उसके बाद मेरा झुकाव पत्रकारिता की तरफ भी था। तो मैंने उसके साथ ही पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी किया। तो इस अच्छा। प्रकार हिंदी और पत्रकारिता में मेरी विशेष रुचि रही। तो इसलिए मैं बैंक में राजभाषा अधिकारी के रूप में आया, और जी। मैं उसी विशेषज्ञ अधिकारी के रूप में लगातार बैंक में काम करता रहा। और पूरी बैंकिंग उद्योग में मैं पहला व्यक्ति हूँ जो राजभाषा अधिकारी से महाप्रबंधक के उच्च पद पर भी पहुंचा। अन्यथा राजभाषा अधिकारी 2-3 पदोन्नतियां लेकर और सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जी। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। तो आपने 27 देशों से 118 वर्षों के दौरान प्रकाशित हिंदी पत्र पत्रिकाओं का दुर्लभ संग्रह तैयार किया है। यह अपने आप में एक अद्वितीय कार्य है। तो इस अद्वितीय कार्य के पीछे की प्रक्रिया और अनुभव क्या थे, हम आपसे जानना चाहेंगे जब। देखिए, मैं चूंकि पत्रकारिता में मेरी रुचि रही, और ये भी बता दूं कि मेरी जो पीएचडी है वो भी हिंदी पत्रकारिता पर रही, महाराजा सयाजी विश्वविद्यालय बड़ौदा से। ठीक तो है। मेरा कार्य दैनिक हिंदी समाचार पत्रों पर रहा। तो मैं सबसे पहले जब 1999 में लंदन के विश्व हिंदी सम्मेलन में गया था, तो वहां से एक पत्रिका प्रकाशित होती थी, पुरवाई। तो मैंने देखा कि ब्रिटेन से पुरवाई पत्रिका निकल रही है। कुछ देशों के लोग और मुझे मिले जो पत्रिकाओं का प्रकाशन कर रहे थे। तो मुझे लगा कि ये तो पत्रकारिता में रुचि है। तो मैंने कहा ये भी एक बड़ा, एक अच्छा उल्लेखनीय कार्य है कि विदेशों से हिंदी की पत्रिकाएं निकल रही हैं। तो मैंने सोचा कि ये पता लगाया जाए कि आखिर कितने देशों से हिंदी की पत्रिकाएं निकल रही हैं। तो मैंने वहीं से अपना काम लगभग 2000 से शुरू किया। तो मैंने देखा कि पत्रिकाएं अभी निकल रही है, लेकिन इन पत्रकारिताओं का मुझे जब इतिहास मैंने जाना तो वो भी बड़ा मुझे रोचक लगा। क्या कि था इस? किस तरह 100 साल पहले, 150 साल पहले भी हिंदी की पत्रिकाएं निकलती थी, अलग अलग रूपों में निकलती थी, और किस तरह हस्तलिखित निकलती थी। तो ये मुझे थोड़ा सा जानकारी मिली। तो मुझे लगा कि इस पर कार्य किया जाना चाहिए। तो ये और स्वतंत्रता के पहले से पत्रिकाएं, हिंदी पत्रिकाएं निकल रही थी लंदन में? जी जी जी, मैं आपको बता दूं कि 1903 से, हालांकि हमारा इतिहास तो बताता है कि 1885 से लंदन में काला काकार के महाराजा ने हिंदुस्तान पत्र निकाला था। हम्म। हालांकि उसका मुझे रिकॉर्ड नहीं मिल पाया, लेकिन सारी जानकारी उपलब्ध है। लेकिन 1903 से, जो आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे, तो उन्होंने इंडियन ओपिनियन का जो प्रकाशन है वो अपने हाथों में लिया, जो 1903 में ही प्रारंभ हो गया था। तो आप समझ सकते हैं कि 1903 मतलब लगभग अब 121 वर्षों का ये इतिहास हमारे सामने बिल्कुल हिंदी पत्रकारिता का जी। उपलब्ध है। जी जी बहुत जी बड़ी जानकारी है जी। कि इतने सालों से और दूसरे देश में जी अपने देश की पत्रिका चल रही है, अपने हिंदी भाषा की पत्रिका चल रही है। जी जी।
तो ये जो पत्रकारिता, हालांकि आप जानते हैं कि पत्रकारिता शुरू हुई, पत्रिकाएं बंद हुई, फिर शुरू हुई, लेकिन एक बड़ी बात ये थी कि 1903 में जो इंडियन ओपिनियन गांधी जी ने निकाला, वो 4 भाषाओं में निकाला। अब हम एक कल्पना कर सकते हैं भी एक साथ 4 भाषाओं में निकालना। आप सोचिए, उन्होंने उसमें जब वो पत्रिका वो शुरू हुई तो उसमें हिंदी भी है, उसमें गुजराती भी है, उसमें तमिल भी है, और उसमें अंग्रेजी भी है। मैं जी। 2 बार दक्षिण अफ्रीका गया, और पहली बार मैं जब गया तब मैं वो कुछ पत्र लेकर आया और फिर मैंने उसका विशद अध्ययन किया, क्योंकि अगर आपको किसी पत्रकारिता के विषय पे काम करना है तो आपको उसके केवल एक अंक से काम नहीं चलता है कि उसमें क्या छपता था। तो मैं वहां से फिर बहुत सारे अंक लेकर आया और मैंने देखा कि कितना अद्भुत कार्य था 1903 में मैं 4 भाषाओं में समाचार पत्र अंदर निकलना। छपता क्या था, मतलब क्या जानकारी थी जो वो वहां के प्रवासियों को देना चाह रहे थे? देखिए, ऐसा है कि आप जानते हैं कि जब लोग दक्षिण अफ्रीका वहां पर गए, तो आप जानते हैं कि हमारे जितने गिरमिटिया देश हैं हम्म। वहां पर उन लोगों पर काफी अत्याचार होते रहे, हम्म। उनका शोषण होता रहा। तो ये अखबार एक तरह से उनके शोषण की आवाज को बुलंद करने के लिए रहेगी, और उनको उनको एकत्रित करना, हम्म। उनको किस प्रकार उनकी हित के लिए संघर्ष करना, ये सब कम्युनिकेशन का माध्यम ये समाचार पत्र पत्रिकाएं बने। चाहे आप मॉरिशस को देख लें, चाहे आप फिजी को देख लें, या अन्य देशों को भी जो गिरमिटिया देश हैं उनको देखें, तो ये उनकी मुख्य उसमें इसी तरह के, क्योंकि वहां पर उनके विरोध में जब एक्ट बनाए जाते थे तो उसका विरोध उनके माध्यम से होता था। उसके अलावा वहां के कई लेख इस तरह के कि किस तरह इन पर अत्याचार हो रहा है, मतलब एक तरह से उनके हित के लिए जितने आंदोलन या जितने हुए उसमें इन समाचार पत्रों का बड़ा बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं आपको एक उदाहरण भी देना चाहता हूं। जैसे जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि 12 सितंबर 1906 को हम्म। एक ट्रांसवल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने एक एशियाटिक अमेंडमेंट पास किया था, हम्म। और जिसको वो भारत के विरोध में था, खूनी कानून जिसको कहते थे। हम्म। उसे खून, तो गांधी जी ने आंदोलन छोड़ा और उसको एक नाम वहां दिया गया, पैसिव रेसिस्टेंस। हम्म। अब पैसिव रेसिस्टेंस नाम जो लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, गुजराती जानते हैं, हिंदी जानते हैं, तो इससे कौन समझेगा। तो गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन में ये विज्ञापन छपाया कि इस नाम को अंग्रेजी में नाम देना तो ठीक नहीं लगता है, तो इसके लिए आप हिंदी या गुजराती में नाम दीजिए, और उन्होंने इसके लिए इनाम की घोषणा की। और हम्म। मैं आपको बता दूं कि उसमें जो नाम आए उसमें मगनलाल गांधी ने उसको सदाग्रह दिया। तो गांधी जी ने सदाग्रह नहीं, उन्होंने कहा ये सत्याग्रह होगा, सत्य का आग्रह होगा। और ये सत्याग्रह शब्द की शुरुआत वहां से हुई। देखिए, अभी तो सत्याग्रह शब्द लोप हुआ। तो ऐसे कई ऐतिहासिक तथ्य हैं जो इन समाचार पत्र या पत्रिकाओं के माध्यम से आए हैं, ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ। ये जी उनका संघर्ष बहुत बहुत वैल्यूएबल है हमारे लिए, जिस तरह से उन्होंने कार्य किया। बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा उनके लिए इस तरह से जी कार्य। जी अब तो हमारे लिए जी आसान है कि हमारा मतलब आसानी से पत्रिकाएं निकाल पाते हैं। और उस जमाने में जब ऐसी हालत हो रही हो कि लोगों को सताया जा रहा हो या परेशान किया जा रहा हो, उनका शोषण किया जा रहा हो, और उस समय जी उनके राज्य में इस तरह की पत्रिकाएं निकालना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग कार्य है जो उन्होंने किया है। जी। और ये पत्रिकाओं ने, एक तरह से ये बता दूं आपको कि जितने देश हैं, इन पत्रिकाओं ने हिंदी और भारतीय संस्कृति का भी बहुत प्रचार प्रसार किया। जी। 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 उनको लगातार जागरूक बनाए रखा, उनको शिक्षित बनाने का कार्य भी किया। ऐसे कई सैकड़ों उदाहरण अगर आप इन पत्र पत्रिकाओं को अगर अध्ययन करेंगे तो आपको मिलेंगे। क्योंकि आप दक्षिण अफ्रीका नहीं, जितने हमारे गिरमिटिया देश हैं, और या उसके बाद भी अगर आप देखेंगे, चाहे आप अमेरिका को ले लें, चाहे आप लंदन को, ब्रिटेन को ले लें, तो ऐसे बहुत सारे हमारे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से ही देखिए, मैं इंडियन ओपिनियन तो बाद में उसमें चूंकि हिंदी को तमिल हिंदी को हटाया गया, हिंदी को फिर लाया गया, लेकिन उसके बाद वहां से कुछ और पत्र पत्रिकाएं अच्छे निकले। धर्मवीर पत्र निकला। उसके बाद भवानी दयाल सन्यासी, एक बड़ा बड़ा नाम है भवानी दयाल सन्यासी का, जो इंडियन ओपिनियन में हिंदी की तैयारी जो करते थे। उन्होंने एक हिंदी अखबार निकाला, वो बाइलिंगुअल द्विभाषिक निकाला, हिंदी और अंग्रेजी में, और उसके संपादकीय बड़े लोकप्रिय होते थे। तो ये पत्र पत्रिकाएं, इसके उनका अलावा उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता, कि सभी भारतीय, पढ़ें। उनका उद्देश्य रहा होगा कि जो हिंदी जानने वाले हैं वो भी पढ़ें, और जो अंग्रेजी जानने वाले हैं वो भी पढ़ें इस पत्रिका जी को। जी, वो भी पढ़ें, और वहां की जो सरकार है वो भी पढ़े।
कि भाई हमारा किस तरह शोषण हो रहा है। ये भी एक मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजी रखने का। और इसके अलावा आप देखेंगे वो उन्होंने भानुदास सन्यासी ने जो हिंदी अखबार निकाला, तो साथ साथ वो केवल वहां के लिए नहीं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भी लेख लिखा करते थे। और उसके कई रोचक संपादकीय हैं, जैसे हिंदी का जो दीपावली विशेषांक निकला था, तो वहां के लोगों को संबोधित करते हुए लिखते हैं कि तुम यहाँ क्या दिवाली मना रहे हो, भारत में हमारा दिवाला निकल रहा है। इन अंग्रेजों के खिलाफ लड़ो, जिस दिन हमारे लोग जेल में मौजूद हैं। जिस दिन असली दिवाली तब होगी जब हमारा देश अंग्रेजों से मुक्त होगा। मतलब वो जो प्रवासी भारतीय, उनमें जो भारतीयता की भावना को जागृत करने का काम भी वहां पर किया। उन्होंने कहा असली आजादी तो हमारी तब होगी जब हमारा देश आजाद हो जाएगा। सही तो सही। इस तरह के भी बहुत सारे लेख या इस तरह की बातें उन पत्र पत्रिकाओं में हुआ करती थी, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए होती थी। जी बहुत सुंदर, बड़े महान कार्य किए उन्होंने। जी। और आपके मुख से सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि आपने इस पर इतना अध्ययन किया है, आपको हर एक बात अच्छी तरह से याद है। हाँ, तो मतलब मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आप गिरमिटिया देशों से अलग अलग हटें तो हम्म, आप अमेरिका को ले लें। लाला हरदयाल ने जो है वो आप जानते हैं कि एक गदर पार्टी बनाई थी। दरअसल उस पार्टी का नाम तो कुछ और था, लेकिन उन्होंने उसकी शुरुआत में गदर अखबार निकाला। अब देखिए, वो भी एक पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने कार्य किया। और वो गदर अखबार की शुरुआत तो उर्दू और पंजाबी से हुई, लेकिन उसे हिंदी में भी निकाला गया, उसे बांग्ला में निकाला गया। और जो सैन फ्रांसिस्को के पास जो उन्होंने प्रेस लगाई, उसमें मैं आपको बता दूं कि कई गदर अखबार निकालने के अलावा कई प्रकाशन हिंदी से हाथ से लिखकर निकाले जाते थे। आज से जैसे देशभक्ति के गीत निकाले जाते थे। मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूँ, ये देखिए, ये उस समय के हाथ से लिखा हुआ है। ये सैन फ्रांसिस्को की प्रेस से है। ये मैं इसको देशभक्ति गदर की प्रेस से लेकर आया था। और इसमें किस तरह वो लोग हाथ से लिखकर इस तरह के है कई देशों में भेजा करते थे कि ये भारत की आजादी के लिए जरूरत है। इसके अलावा वो लोग गदरी रिसाला निकाला करते थे। गदरी रिसाला एक, गदरी रिसाला दो, और उसमें कि अंग्रेज किस तरह भारत पर अत्याचार कर रहे हैं। जैसे एक प्रकाशन है ये गदरी रिसाला 3, अगर आप देखेंगे ये है अंकों की गवाही, अंग्रेजों के लूट की कहानी। और ये भी देखिए पूरा उन्होंने, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि हाथ से लिखकर और ये इस तरह के प्रकाशन बनाए हैं और पूरे विभिन्न देशों में भेजा करते थे। तो इस प्रकार ये जो पत्रकारिता का काम उस समय देखिए 1913 में और 15 में गदर पार्टी ने वहां से शुरू किया। तो इस प्रकार ये खाली गिरमिटिया देश नहीं, चाहे आप अमेरिका को ले लें या अन्य देशों को भी लें, जहां पर भारत की आजादी के लिए हिंदी पत्रकारिता के माध्यम से कार्य हुआ। जी। क्या बात है। बहुत सुंदर, बड़ी मेहनत की है उन्होंने। ये आजादी हमें हल्के में नहीं लेनी चाहिए, बहुत मेहनत करी जी। है। जी। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2023 में आपके शोध कार्य को शामिल किया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इस मान्यता ने आपको और आपके प्रयासों को कैसे प्रभावित किया, जवाहर जी? दरअसल मैंने, आप जानते हैं कि मैंने 2000 से पत्र पत्रिकाओं के संकलन का काम शुरू किया। ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि मेरे पास पूरा, मैंने एक तरह से हिंदी पत्रकारिता का, विदेश का पहले इतिहास तैयार किया कि कौन से देश से कौन सी पत्रिका निकली, कितनी पत्रिकाएं निकली, और ये सब था। अब उसके बाद इसका एक मुख्य कार्य था कि इन पत्रिकाओं को प्राप्त करना। जी। अगर 100 साल पहले कोई तो पत्रिका निकली है तो विभिन्न देश। कोरोना काल चल रहा होगा उस समय। नहीं, ये काम तो मेरा 2000 से शुरू हो गया था। अच्छा ये अच्छा। तो आपको मैंने बताया कि मेरा कार्य तो 2000 से शुरू हो गया था, दो तो लगभग हजार से मुझे, शुरू हुआ जी, 20 साल हाँ तक। मुझे लगभग मतलब लगभग मुझे 20 साल लग गए इन सब पत्र पत्रिकाओं को इकट्ठा करने में। तो उस समय मेरा 2002-3 से काम शुरू हो गया कि सबसे पहले पत्र पत्रिकाएं प्राप्त की जाए। जी और अंत जाकर जब मैंने देखा कि 2020 तक आते आते मेरे पास लगभग 27 देशों की 150 से अधिक पत्रिकाएं इकट्ठी हो गई। जी। तब मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि आपने तो ये, और उसके बाद आप देखिए कि उसकी प्रदर्शनी लगना शुरू हुई। भारत। यहाँ तक कि जब मेरे पास 2007 में इकट्ठी हो गई, तो मेरी प्रदर्शनी न्यूयॉर्क के विश्व हिंदी सम्मेलन में लगी। हाँ। मुझे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने मुझे कहा कि आपके पास इतना कलेक्शन हो चुका है, इतना नहीं था, तो आप अपनी, तो उस समय प्रदर्शनी लगी। उसके बाद और सामग्री इकट्ठी हो गई। तो आप देखिए 2018 का जो मॉरिशस में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, उसमें विदेश मंत्रालय ने मेरी ये प्रदर्शनी लगाई। और इसके अलावा भारत में भी कई स्थानों पर, दिल्ली में, मुंबई में, इंदौर में, उदयपुर में ये प्रदर्शनियां लगी। तो मुझे मित्रों ने सलाह दिया कि आपका ये अद्भुत कलेक्शन है, व्यक्तिगत रूप से ये प्रयास है
तो इसको क्यों ना आप इसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में भेजिए। तो मैंने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड की जो भी जिस तरह की कार्रवाई होती है उसको पूरा किया। और वो लोग तो पूरा वो रिकॉर्ड देखते हैं वो सारी प्रक्रिया में। और फिर कोरोना काल आ गया तो ये कम से कम 3 साल उसमें लग गए मुझे। और अंततः 2022 के 2023 के लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में से शामिल किया गया। उन्होंने उसका प्रमाण पत्र भेजा। तो ये एक लंबी प्रक्रिया थी जो पूरी हुई। और चूंकि ये किसी भी व्यक्ति द्वारा एक इतना बड़ा कलेक्शन करना ये एक अपने आप में रिकॉर्ड था, तो उसके साथ निश्चित रूप से इस तरह का जब स्थान मिलता है तो उससे हमें एक प्रेरणा भी मिलती है कि इस तरह के कार्य और लोग भी करें, जो हमारे इतिहास को संरक्षित रखने का काम है कि कितना हमारा खासकर हिंदी भाषा का इतिहास कितना गौरवशाली रहा। ये भी मेरा एक प्रमुख उद्देश्य था और मुझे उससे काफी प्रेरणा मिली। और ये कार्य तो अभी भी मेरा जारी है जी, लगातार जी। बहुत सुंदर, और आप जारी रखिएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ये कार्य करना, सारी जगह की पत्रिकाएं इकट्ठा करना, और इतिहास के लिए ये एक तरह से मेमोरी है, यादगार चीजें हैं जो हमारी आने वाली जनरेशन भी देखेगी। जी जी 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में विश्व हिंदी सम्मान प्राप्त करना एक बड़ी उपलब्धि है जिसे आपने हासिल किया। तो इस सम्मान को लेकर आपकी भावनाएं और इसे प्राप्त करने का अनुभव कैसा था? जवाहर जी, हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। जी मुझे तो जब विश्व हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन था उसके मतलब आप समझिए कि 3 दिन पहले ये सूचना मिली कि आपको विश्व हिंदी सम्मान मिल रहा है और आपको फिजी जाना है। जी जी। और ये चूंकि मुझे बड़ा, क्योंकि ये सम्मान विश्व भर में, भारत सहित विश्व भर में चुनिंदा 20-22 लोगों को दिया जाता है। तो एक तरह से ये मेरा जो कार्य था खाली हिंदी पत्रकारिता नहीं, वैश्विक तरह से मैं हिंदी भाषा के लिए भी लगातार वैश्विक स्तर पर काम करता रहा हूँ। और मैंने अभी तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इस स्तर पर सम्मान पाने के लिए बहुत सारे लोग तो बहुत प्रयास करते हैं, कार्यरत हो। लेकिन मैं तो चुपचाप अपना काम कर रहा था। और शायद जो हमारे इसकी जो भी निर्णायक समिति रही होगी उनका ध्यान इस तरफ जरूर गया होगा। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे मेरा जो ये कार्य था इसको इतना उन लोगों ने उसका एक सही आकलन किया। और हमारे जो विश्व हिंदी सम्मेलन था उसमें हमारे विदेश मंत्री महोदय और फिजी के उप प्रधानमंत्री ने समापन समारोह में सम्मान प्रदान किया। तो इस तरह के सम्मान से हमें ये बहुत उत्साह भी मिलता है और एक तरह से प्रेरणा भी मिलती है कि हमको इस क्षेत्र में अभी और भी बहुत कार्य करना अभी चाहिए। जी जी जी, ये मुख्य बात रही। और उसके बाद से हम लगातार आगे ही बढ़ रहे हैं। कुछ अपने काम शायद आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह अब हम प्रवासी भारतीय शोध केंद्र के माध्यम से वैश्विक स्तर पर हिंदी का किस तरह कार्य कर रहे हैं। जी जी। तो आपकी पुस्तक विदेश में हिंदी पत्रकारिता, जी 27 देशों की हिंदी पत्रकारिता का सिंहावलोकन किया गया है। तो जी। इस पुस्तक के लेखन में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और इसका रिसर्च कैसा रहा? ये काफी अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि आपसे काफी सारी जानकारी मिलेगी इसके इस प्रश्न से। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मतलब ये एक कल्पना थी जिसको साकार करना बड़ा एक ऐसा चुनौतीपूर्ण था। तो मैंने शुरुआत की कि पत्र पत्रिकाएं इकट्ठी हों। और पत्र पत्रिकाएं जब इकट्ठी हो गई तो मैंने कहा इसकी खाली प्रदर्शनी लगाने से काम नहीं चलेगा। हम्म। और फिर मुझे ये महसूस हुआ कि मैंने उन पत्र पत्रिकाओं को उनका अध्ययन किया तो मैंने देखा कि इन पत्र पत्रिकाओं में जो जानकारी है उस आधार पर क्यों ना हर देश का एक अध्याय लिखा जाए। तो फिर मैंने, हालांकि ये भी आपको मैं बता दूं कि इन पत्र पत्रिकाओं को इकट्ठा करना ही अपने आप में चुनौती थी। क्या बात। अगर 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 आप देखिए, और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो 27 देश हैं इनमें से लगभग 24 देशों में केवल अगर दक्षिण अमेरिका को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब देशों की मैंने यात्राएं भी की इन इन पत्रिकाओं को इकट्ठी करने के लिए। केवल केवल मैं दक्षिण अमेरिका नहीं जा सका। जी। गयाना, सुरीनाम और त्रिनिदाद, बाकी जितने देश हैं उन सब देश की मैंने यात्राएं की। और यात्रा मैं में एक विदेश मंत्रालय ने आपकी सहायता की? नहीं नहीं, किसी की कोई सहायता नहीं, ये सब मेरा पूरी अपना तरह मेरा अपना। व्यक्तिगत प्रयास रहा। जी पूरी जी। तरह व्यक्तिगत प्रयास रहा। चूंकि मैं
सबसे बड़ी परेशानी ये भी थी मेरे साथ कि बैंक सेवा में रह के अन्य दायित्व भी थे, खाली मेरे पास भाषा का दायित्व नहीं था, तो निश्चित रूप से समय निकालना बहुत चुनौतीपूर्ण था। लेकिन मैं लगातार चाहे वो विश्व हिंदी सम्मेलन या इन सम्मेलनों के माध्यम से भी मैं यात्राएं करता था। तो इसीलिए मैं आपको बता दूं कि इस कार्य के लिए एक सप्ताह में ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में बैठा एशियाटिक सेक्शन में, केवल इसी कार्य के लिए। मैं एक एक सेमिनार में भाग लेने के लिए रूस गया था। तो मैं मास्को से सीधे लंदन गया और एक सप्ताह मैंने यही काम किया, और वहां से मुझे बहुत जानकारी मिली। जो आपकी ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन का जो एशियाटिक सेक्शन है, वहां से मुझे कई पत्रिकाएं मिली। उसके बाद में मॉरिशस की आसानी नेशनल। से दे देते थे या कोई चुनौती आपको महसूस होती थी? हाँ, वो आसानी से आपको दे देते थे या जी चुनौती? जी जी, नहीं नहीं, देखिए वहां पर आपको पूरा उनका कैटलॉग का सिस्टम बना हुआ है। उसके बाद उनका पूरा एक सिस्टम है कि आपको वो फोटोकॉपी उपलब्ध करा देते हैं। मैं आपको बता दूं कि जब मैं वहां गया तो मुझे ऐसे अखबार मिले जैसे मैंने कुछ इसके बारे में, विदेश की पत्रकारिता के बारे में कुछ लेख छपे थे, वो पढ़े थे, लेकिन उससे हटकर जैसे मुझे ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में एक अखबार मिला, उसका नाम था तस्वीरी अखबार। वो तस्वीर? तस्वीरी अखबार जो है वो लंदन से ही छपता था, पाक्षिक छपता था, अच्छा। और उसमें सिर्फ तस्वीरें छपती थी। और लेकिन उन तस्वीरों के विवरण हिंदी में, तमिल में, उर्दू में और अंग्रेजी में, 4 भाषाओं में छपते थे। अब ये एक बड़ी, लंदन से ही छपता था वो, लेकिन उस तस्वीर के विवरण में हिंदी भी थी। ये एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी। क्या बात! ऐसे मुझे कुछ कुछ ऐसे जो दुर्लभ अखबार जिनका कहीं कोई जिक्र नहीं था, वो वहां से प्राप्त हुए मुझे। उसके बाद में मॉरिशस के जो नेशनल आर्काइव है, मॉरिशस का जो नेशनल लाइब्रेरी है, वहां पर मैं गया एक सप्ताह लगभग। मॉरिशस की मैंने यात्राएं की, वहां से मुझे बहुत सामग्री मिली। मुझे फिजी के आर्काइव से सामग्री मिली, जी। मुझे ऑस्ट्रेलिया से सामग्री मिली, मुझे न्यूजीलैंड से मेरे मित्रों ने सामग्री। तो इस प्रकार ये जो एक बड़ा बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन कई कई, जैसे मैं आपको बता दूं कि एक हमारे व्यक्ति थे, जैसे मैंने प्राप्त की हंगरी से एक पत्रिका प्राप्त की। अब हंगरी में एक भारतविद विद्वान थे, उनका नाम था अलेक्जेंडर दे चोमा। अलेक्जेंडर दे चोमा जो हैं वो भारतीय संस्कृति या भारतीय विद्या से इतने प्रभावित थे कि वो किसी तरह पैदल भ्रमण करते हुए और तरह वो भारत पहुंचे। और भारत के बाद उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया, वो तिब्बत गए, और उनका उनको उन्होंने लगभग अपनी जो कविताएं लिखी उसको हंगरी में 7 भाषाओं में प्रकाशित किया गया। और जो हिंदी में प्रकाशित हुई उसे दीन पत्रिका के नाम दिया गया। अब वो दीन पत्रिका देखिए हिंदी में भी प्रकाशित हुई थी, मुझे इसकी जानकारी मिली। तो जी। मैंने उस हिंदी की जो अनुवादिका थी, जिसने हाथ से लिखकर वो पत्रिका तैयार की, वो उनका नाम एवा आराधी है, उनसे मैंने संपर्क किया कि क्या आप मुझे पत्रिका उपलब्ध करा सकती हैं, दीन पत्रिका जिसमें ये हिंदी में हाथ से लिखकर प्रकाशित हुई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने मेरे ईमेल का जवाब दिया, और वो पत्रिका उन्होंने मुझे आखिर भेज दी। अब इस एक पत्रिका को प्राप्त करने में 6-8 महीने का समय लग गया। तो इस प्रकार पूरे 27 देशों से इस तरह की पत्रिकाएं जो निकलती थी, जिनकी मेरे पास सूची थी, उसमें से अधिकांश को मैं प्राप्त करने के लिए मुझे काफी परिश्रम करना पड़ा। और आप देखिए कि कई लोगों ने मुझे डाक से भेजी, बड़े महंगा होता है डाक से भेजना, लेकिन मैं चाहता था कि मेरे पास मूल पत्रिका है, उसका एक अलग महत्व है। फोटोकॉपी आ जाए वो तो ठीक है, लेकिन अगर मूल पत्रिका मिलती है तो वो उसका एक अलग महत्व है। तो इस प्रकार वो उन्होंने वो मूल पत्रिका मुझे हंगरी से भेजी। तो इस तरह ये पूरी सामग्री इकट्ठे करने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद मैंने फिर हर देश का एक अध्याय लिखा, 27 देशों के अध्याय लिखकर। और ये पुस्तक जो है नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित की है। और उन्होंने, हालांकि मैंने सभी उनको चित्र भी भेजे थे 150, लेकिन वो पुस्तक चूंकि नेशनल बुक ट्रस्ट की अपनी नीति है, तो वो पुस्तक वो चाहते थे कि भाई उसका मूल्य भी कम रहे, और तो इसलिए एक सारे चित्र नहीं, लेकिन उन्होंने लगभग 32 चित्र भी उसमें उन पत्रिकाओं के छापे। तो क्या? इस प्रकार ये सारी पत्रिकाएं इन देशों से प्राप्त की गई। और उसके बाद ये पुस्तक में मैंने केवल पत्र पत्रिकाओं का जिक्र नहीं किया है। अब वहां से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वहां से किस प्रकार की रेडियो सेवाएं प्रसारित हो रही है, वहां पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी काम कर रहा है, उसको भी मैंने, ये जो पुस्तक है इसको मैंने इसमें पूरा शामिल किया है। तो जी। ये
विदेश में हिंदी पत्रकारिता। तो ये जी पुस्तक आपने लिखी है? जी जी। क्या तो बात है। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस तरह इस पुस्तक को तैयार किया गया। तो मैंने जैसा बताया आपको कि सबसे पहले तो इसकी जो पत्रिकाएं इकट्ठी करने का जो चुनौती थी, हम्म। जैसे और भी बहुत रोचक पत्र पत्रिकाओं का इसमें जिक्र है। जैसे मैं आपको बता दूं, हम्म। जापान से जो पत्रिका निकली ज्वालामुखी, हम्म। अब उस पत्रिका को हिंदी में केवल जापानियों ने प्रकाशित किया। अन्य पत्रिकाएं तो प्रवासी भारतीय जिनका एक आधार इसका क्या भारत का कारण होता था है। कि उन्होंने प्रकाशित किया हिंदी में? पाठक देखिए कम थे देखिए, हिंदी के? नहीं नहीं, देखिए ऐसा था, पाठक हिंदी के थे ही। देखिए जापान में 1908 से हिंदी की पढ़ाई हो रही थी, अच्छा। और वहां पर तो एक हिंदी का बड़ा अच्छा इतिहास रहा है। मैं अभी अभी कुछ महीनों पहले ही जापान ओसाका यूनिवर्सिटी और दोनों टोक्यो यूनिवर्सिटी में होकर आया। वहां पर मेरे व्याख्यान थे। तो हम्म। वो लोगों ने 1980 में पत्रिका प्रकाशित की, ज्वालामुखी, जापानियों ने। वो ये चाहते थे कि हमारी बात हम भारत तक पहुंचाएं। ये उनका एक मुख्य उद्देश्य था, हिंदी में, मूल रूप से हिंदी में। हम्म। मतलब ये हमारे लिए बहुत, हालांकि उसके 7-8 अंक ही निकल पाए, लेकिन वो एक अद्भुत प्रयास था कि आपने ज्वालामुखी नाम से पत्रिका केवल हिंदी में और सिर्फ जापानियों ने निकाली। उसकी प्रति भी मैंने प्राप्त की वहां से। तो इस प्रकार, उसके अलावा आप देखेंगे तो कुछ हस्तलिखित पत्रिकाएं मैंने प्राप्त की। बड़ा अद्भुत उनका इतिहास रहा है। जैसे मैं आपको बता दूं कि मॉरिशस से दुर्गा पत्रिका निकली। जी। अब दुर्गा पत्रिका निकली, उससे 3 वर्ष तक हाथ से लिखकर निकाला गया। 64 पेज की पत्रिका एक व्यक्ति अगर हाथ से लिखकर निकाले तो ये कितनी बड़ी बात है। और हर महीने निकाली, और पूरे 3 वर्षों तक निकाली। और क्या? उसमें लोगों से बड़ी उसकी रोचक, अगर आप उनको पढ़ेंगे, उसमें लिखा जाता था कि भाई आप अपने लेख भेजें, आपको लेख लिखने के लिए कागज और स्याही नहीं दी जाएगी। मतलब कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा। ये बड़े रोचक तथ्य है। जी और जी। उसमें उसके नियम बनाए गए कि हम्म। भाई ये पत्रिका हम हाथ से तैयार करेंगे, हर एक व्यक्ति 2 दिन से ज्यादा नहीं रखेगा, हम्म। इसके लिए कोई मानदेय नहीं दिया जाएगा। उसमें लिखा गया कि एक बड़ा बड़ा रोचक शब्द का प्रयोग किया कि इसमें घासलेटी साहित्य नहीं छापा जाएगा। मतलब ये पत्रिका हिंदी भाषा, संस्कृति और हमारे उत्थान के लिए होगी। जी तो जी। इस तरह एक पत्रिका 3 साल तक निकली। और उसके बाद 1935 में नवंबर में, जब नवंबर 1835 में वहां पर भारतीय गए थे, तो उसका हम्म। एक शताब्दी विशेषांक निकाला गया हाथ से। और हम्म। हाथ से लिखकर सामग्री नहीं छपती थी, उसमें कार्टून भी छपते थे, उसमें तरह तरह के चित्र भी रोचक छपते वाक्य भी थे। छपते। हाँ, जी जी। इसी प्रकार यदि आप देखेंगे तो एक जैसे अगर आप, मैं लंदन की आपको बात करूं, तो लंदन में जो पत्रिका की शुरुआत हुई वो हस्तलिखित पत्रिका से हुई। जी 1964 में प्रवासिनी पत्रिका हाथ से निकलती थी। जी। उसे जी। हाथ से निकाला गया, और वो हाथ से निकालने का हस्तलिखित ये था कि क्या जी। वहां पे ऐसा था कि उस तरह की पत्रिकाएं छापी नहीं जा सकती थी? कुछ ऐसा रूल था क्या? नहीं नहीं, देखिए उनके पास इतने साधन नहीं थे साधन कि नहीं। वे उसको छाप सकें। जी जी। लेकिन साधन उनकी नहीं थे उनके भावना पास, तो देखिए उन्होंने कि कहा उन्हें साधन नहीं है छापना तो है तो हम, वो हाथ से छापना है, हाथ से लिखकर छापना है। हाँ, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास साधन नहीं है तो हम हाथ से निकालेंगे। जी। वो देखिए, जबकि हम्म। मॉरिशस में पत्रकारिता की शुरुआत डॉक्टर मणिलाल डॉक्टर ने 1909 में कर दी थी। हिंदुस्तान समाचार पत्र छप कर निकला था। जी। लेकिन जो लोग इसको निकालते थे उनके पास इतने साधन नहीं थे, प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी। तो हम्म। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन उनका इतना जबरदस्त उसका उनका एक जज्बा था कि नहीं, उन्होंने यस। कहा नहीं, हमको काम करना है। तो इसलिए उन्होंने हाथ से निकाली। इसी प्रकार ब्रिटेन में हाथ से निकाली। और मैं बता दूं आपको कि उसमें वो भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सबको हस्तलिखित पत्रिका वो ब्रिटेन से भेजी जाती थी। भेजी तो जाती। उसमें एक पत्र है, डॉक्टर डॉक्टर राधाकृष्णन का एक पत्र भी छपा है जो मेरे पास है। उसमें उन्होंने लिखा है कि भाई, एक टाइप किया हुआ पत्र है, राधाकृष्णन जी के हस्ताक्षर है, राष्ट्रपति भवन से वो उन्होंने भेजा कि भाई इसे आप हाथ से कब तक निकालते रहोगे, इसके प्रकाशन की व्यवस्था करो। जी। ये उन्होंने पत्र भी लिखा, पत्र में राधाकृष्णन लिखा जी है का पत्र। क्योंकि तो वो इस समझ प्रकार रहे थे लोगों कि ने, कितनी दिक्कत जाती होगी हाथ से हाँ, लिखने कितनी में। हाथ से लिखकर, जी 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 जी। जी। तो इस प्रकार ये जो इसी प्रकार आप देखेंगे कि एक समाचार पत्र शांतिदूत फिजी से निकला, वो जी प्रकाशित होकर निकला। जी। लेकिन वो समाचार पत्र, आप समझिए कि 85 वर्ष तक लगातार प्रकाशित हुआ, शांतिदूत। और वो समाचार पत्र, ये साप्ताहिक समाचार पत्र वो रहा, और उसके दीपावली विशेषांक 100 से अधिक पृष्ठों के निकलते थे। और उसमें फिजी के जो पड़ोसी देश हैं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, हम्म। उनकी रचनाएं भी छपा करती थी। और अभी अभी 2020 में वो बंद हो गया। हम्म। लेकिन 85 वर्ष तक एक समाचार पत्र का लगातार प्रकाशित होना,
और उसमें इतनी सामग्री, हिंदी की शिक्षण की सामग्री की, आप हिंदी की पढ़ाई कैसे करें, हिंदी भाषा को कैसे आप उसमें प्रगति कर सकते हैं, भारत के त्योहार आप किस तरह मनाएं। उन 85 वर्षों के समाचार पत्र फिजी में शांति दूत के कार्यालय में आज भी रखे हुए हैं। मैं खुद वहां गया, उसके कार्यालय में फिजी जब गया तो मैं गया था, तो कितना लोगों वो ने वो उसके समाचार लिए पत्र संघर्ष। को पसंद करते होंगे, इतनी जी जी, वो चर्चा बहुत होती है उसकी। बहुत बहुत लोकप्रिय समाचार पत्र लोकप्रिय। रहा। जी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वहाँ का एक जो फिजी टाइम्स ग्रुप का जो अंग्रेजी का समाचार पत्र है, वो हम्म। उसका दीपावली विशेषांक भी हिंदी में निकाला करता था। जी जी। कि भाई नहीं, दीपावली अगर है दीपावली तो उसका हिंदुओं का विशेषांक, हाँ। त्योहार है तो हिंदी में ही हाँ तो, निकले। हाँ तो वो अंग्रेजी अखबार है, लेकिन दीपावली विशेषांक हिंदी में निकाला करता था, वो भी मेरे पास उपलब्ध है, लाया था। क्या बात तो इस प्रकार ये जो पूरी पुस्तक को तैयार करने में है। इन सब पत्र पत्रिकाओं का पूरा उसमें जिक्र है। और इसके अलावा जैसा कि आपने बताया कि किस तरह वहाँ पर हिंदी रेडियो लोकप्रिय हुआ, उसके बाद किस तरह हिंदी का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है किस तरह लोकप्रिय हुआ, तो इन सब का भी जिक्र हुआ। तो अच्छा, दूसरा मेरा एक मानना ये भी था कि हम्म। अगर विदेश में किसी ने अगर पत्रिका भले ही 1 साल के लिए भी निकाली है और बंद हो गई हो, लेकिन उसने प्रयास तो किया है, तो बिल्कुल। इसलिए उसका उसका भी जिक्र होना चाहिए। हाँ, अगर मतलब वो भी उसके आपके पास दो, होनी चाहिए, कहीं ना कहीं से आपको मिलनी चाहिए। हाँ जी 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 जी। हम्म। और एक बड़ी बड़ी इसमें एक रोचक दास्तान भी है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जी जी, बताएं। अमेरिका से एक पत्रिका निकलती थी। तो हम्म। कनाडा के लोग जो हैं वो, कनाडा के लोग भी चाहते थे कि पत्रिका निकले, लेकिन उनके पास साधन नहीं थे। तो उन्होंने अमेरिका की पत्रिका से अनुरोध किया कि आप 8 पृष्ठ हमारे नाम से, कनाडा की पत्रिका के नाम से इसी में छाप दिया करें। अच्छा। और वो भी अद्भुत प्रयोग हुआ। अच्छा। मतलब एक पत्रिकाएं में 2 पत्रिकाएं छपती थी, अमेरिका की पत्रिका और हाँ। साथ में उदयन नाम से क्या कनाडा की पत्रिका भी उसी में रहती थी, ताकि अमेरिका के लोग कनाडा की पत्रिका पढ़ लें और कनाडा के लोग अमेरिका की पढ़ लें। तो अच्छा, इस तो तरह के अमेरिका में छप के फिर कनाडा में जाती थी। जी जी जी, कनाडा वाले उनको सामग्री भेज देते थे हाँ कि भाई हाँ। हमारी भी ये 8 पेज की सामग्री आप छाप दीजिए और हमारा नाम भी रखिए हमारी पत्रिका का। तो इस प्रकार एक पत्रिकाएं में 2 पत्रिकाएं भी संयुक्त होती थी। कार्य करते थे ये वो। भी क्योंकि हाँ। क्योंकि उनके पास, कनाडा के पास साधन नहीं थे कि वो पत्रिका छाप लें अपने। अच्छा तो अच्छा। इस तरह के प्रयोग भी हुए हैं। और देखिए आप, अगर बताओ, मैं उसमें न्यूजीलैंड की उनकी बात, एकता हाँ दिखाई देती है कि कितनी एकता हाँ रही जी कि हाँ ठीक है, हम जी आपकी जी पत्रिका छाप जी देंगे, वो भी संलग्न जी करके जी जी अपनी पत्रिका के जी जी साथ। जी। जैसे अब आप, बहुत जैसे सुंदर। अमेरिका, जी जैसे अमेरिका में विश्वा पत्रिका की शुरुआत हुई, तो जी। उसके कुछ पहले अंक हाथ से लिख कर निकले। अच्छा। मेरे पास हाथ से लिखे हुए अंक भी हैं, 1980 में शुरू हुई। तो इसी प्रकार हम्म। न्यूजीलैंड में जब हिंदी वहां पर नहीं थी, तो जो एशिया टाइम्स से निकलता था न्यूजीलैंड से, तो उसमें हिंदी की जो गतिविधियों के समाचार हाथ से लिखकर और फिर छापे जाते थे। हमारे रोहित कुमार हैप्पी है न्यूजीलैंड में, उन्होंने वो एशिया टाइम्स मुझे दिया, जिसमें उसके बाद तो वहाँ खैर भारत दर्शन पत्रिका शुरू हो गई, इंटरनेट पे पहली पत्रिका वहां से निकली। तो इस हम्म। प्रकार ये पूरी जो रोचक कथाएं हैं, गाथाएं इस जी पत्रिका के जी। हर एक देश के अध्याय में आपको पढ़ने को मिलेगी। ये वहां के पूरी, प्रवासी भारतीयों का कार्य दिखाती है, ये चीज उनकी लगन दिखाती जी है। जी 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 जी। तो ये सारी जो कहानियां हैं हर एक देश की, कि किस तरह जी वहां पर पत्र पत्रिकाएं निकली ऑनलाइन। उसके जी। बाद अब देखिए, अब अधिकांश पत्रिकाएं जो निकल रही है, अब वो ऑनलाइन निकलना शुरू हो गई है, क्योंकि प्रिंटिंग, लेकिन उन जो ऑनलाइन पत्रिकाएं शुरू हुई है उनका भी इस पुस्तक में मैंने कोशिश की है कि उन सारी पत्रिकाओं का भी हम जी। जिक्र करें, जो बहुत अच्छी तरह निकल रही है। जी आजकल डिजिटल ज्यादा फेमस हो गया है और सभी लोग उसे पढ़ भी लेते हैं आसानी से। जी 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 वेबसाइट में जी आप जी डाल दीजिए, आराम से वो निकाल कर पढ़ लेते हैं। तो अब जी जी पत्रिकाएं जो हैं, अब वो इसी तरह से, मुझे लगता है कि बहुत आगे आने वाले समय में इसी तरह की पत्रिकाओं का ज्यादा चलन होगा, ई पत्रिकाएं। जी 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 जी। तो मैं अब चलती हूँ आपसे अगले प्रश्न की ओर, कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और विश्व हिंदी सम्मेलनों में आपकी सक्रिय भागीदारी रही है। तो इन जी जी। सम्मेलनों में आपके लिए सबसे यादगार अनुभव कौन से रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो अभी पिछला विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में हुआ, उसमें मुझे विश्व हिंदी सम्मान मिला, तो वो सम्मेलन तो मेरे लिए यादगार आपके रहा। लिए यादगार है। लेकिन इसके अलावा मैं 2007 के न्यूयॉर्क सम्मेलन को भी महत्वपूर्ण मानता हूँ, जहाँ पर मेरी प्रदर्शनी लगी थी और मुझे देवनागरी नागरी लिपि के एक सत्र का संचालन करने का भी मौका अवसर मिला। प्रदान हुआ था। जी। हाँ, 2018 का विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में भी हुआ, जहाँ पर मेरी पूरी प्रदर्शनी वहाँ पर लगी। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका का जो
जोहान्सबर्ग में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, उसमें मेरा मीडिया, लेकिन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण लंदन का विश्व हिंदी सम्मेलन 1999 था। हम्म। और वहां पर मैं एकमात्र व्यक्ति था 1999 में, आज से 25 साल पहले, कि मैंने अपना जो पत्र था मीडिया की भाषा पर, हम्म। उससे एक उस समय पावर पॉइंट नहीं होता था, उस समय स्लाइड्स जो है प्रोजेक्टर पे बताई जाती थी। अच्छा तो मैं अच्छा। एकमात्र प्रस्तुत करता था जिसने प्रोजेक्टर पर स्लाइड के माध्यम से अपना पेपर प्रस्तुत किया था मीडिया की भाषा पर। तो इसलिए वो सम्मेलन तो मेरे लिए सबसे यादगार था, और उस सम्मेलन के माध्यम से ही मुझे वैश्विक फलक पर लोगों का मेरा संपर्क हुआ, और जी ये पुस्तक जो है उसके माध्यम से ही, वहां से ही इस क्षेत्र में आगे कार्य की करने की प्रेरणा मिली। और इस तरह के सम्मेलनों में ये बात भी बहुत अच्छी होती कि आपका एक वैश्विक संपर्क स्थापित होता है। जी जी। आपको ये पता चलता है कि कौन व्यक्ति किस स्तर पर कार्य हिंदी के कर लिए रहा है, क्या हिंदी के लिए क्या कार्य। काम कर रहा है, जी। और हम एक आपसी सहयोग के माध्यम से इस कार्य को कैसे कर सकते हैं, कैसे। लोगों का सहयोग हमको मिलता है। तो ये इसका एक कहीं ना कहीं लाभ मुझे मिला, और मेरे लिए कई ये सम्मेलन यादगार भी रहे। जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और आपने इतने हिंदी सम्मेलनों को देखा, जाना और इतना अच्छा कार्य किया है हिंदी के लिए, आपके जज्बे को सलाम है हमारी ओर से। जी। तो विदेशों में हिंदी मीडिया पर आपकी विशेषज्ञता को लेकर आप क्या सोचते हैं कि यह वैश्विक हिंदी प्रचार प्रसार में कैसे योगदान दे सकता है? देखिए, मैंने ये देखा है कि खुद हिंदी भाषी भी हिंदी को बड़े हल्के ढंग से लेते हैं। तो ये एक दस्तावेज है जो एक हिंदी की प्रतिष्ठा को बतलाता है कि पूरे विश्व में हिंदी कितने वर्षों तक प्रचलित हुई, आगे बढ़ी, और आज कितने इस तरह से स्थापित हो गई है। तो ये उन लोगों के सामने जो ये कहते हैं कि अरे ठीक है, हिंदी तो हमारी भाषा है, या इसमें हल्के तो में। हमें हम्म। हाँ, लेकिन ये जो हिंदी की प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा और एक तरह से उसकी एक तरह से कितनी समृद्ध थी हमारी भाषा, जी कि जी। कितने देशों में इसका प्रयोग किया जाता था, ये इस बात को और उसको एक तरह से हिंदी को प्रतिष्ठित करने का भी एक तरह से मैं इसको कार्य। कार्य जी मानता हूँ। जी कि बिल्कुल। मानता हूँ कि आज, और खासकर जब हम ये इसमें जब हम ये बताते हैं कि आज हिंदी विश्व हिंदी दिवस है। हाँ, प्रौद्योगिकी के माध्यम से भी हम किस प्रकार हिंदी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये एक तरह से ये एक तरह का प्रयास है कि हिंदी की पूरे विश्व में कितना फैलाव है, कितनी प्रतिष्ठा है। दूसरा, इस पुस्तक के माध्यम से या पत्रकारिता के कार्य के माध्यम से मैंने खाली उसमें पत्रकारिता का जिक्र नहीं किया है, उसमें अध्याय में ये भी है कि भारतीय वहाँ किस तरह पहुंचे, उन्होंने अपने आप को किस तरह स्थापित किया, जी। वहां पर हिंदी कैसे आगे बढ़ी, ये कैसे आप। सब भी वहां पर है कि उसे किस तरह मान्यता मिली है। और आप देखिए कितने देशों में आप देखेंगे कि हिंदी के रेडियो प्रसारित हो रहे हैं, वो इसीलिए कि उस भाषा का अपना महत्व है। जी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वहां पर हिंदी वासी रह रहे हैं। तो हिंदी जो है वो रेडियो, जी। हिंदी के रेडियो चैनल हैं, हिंदी का अपना एक अस्तित्व है। तो और मीडिया जी। 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 बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए। और फिर आप जैसे जी। जितने भी लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं हिंदी के लिए, इसकी वजह से। और हिंदी प्रवासी, जो भारतीय प्रवासी भारतीय हैं, जो हिंदी में बहुत ज्यादा रुचि ले रहे हैं, वे भी हिंदी के प्रचार प्रसार में अपनी जी जान लगा रहे हैं। ये दिखाई दे रहा है। जी। 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 तो ये इन सभी जी। लोगों का योगदान है हिंदी के प्रचार प्रसार में। और इनके जज्बे को सचमुच में बहुत मान्यता मिलनी चाहिए और मिल रही है। जिस तरह से जो ये इनाम पा रहे हैं, या इन मतलब इन्हें सम्मानित किया जा रहा है, और ये बहुत आवश्यक है कि उनको सम्मानित किया जाए ताकि हमारी हिंदी और आगे बढ़ सके। जी। तो जी। जी। आपके प्रयासों से हिंदी की प्रगति को देश विदेश में व्यापक मान्यता मिली है, जैसा कि आपने बताया अभी कि देश विदेश में हिंदी जो है, और एक समृद्ध हिंदी को व्यापक मान्यता मिली है। तो इस संदर्भ में आपके द्वारा संचालित प्रमुख परियोजनाओं के बारे में बताइए कि आगे अब और क्या क्या ऐसी योजनाएं हैं कि जिससे हिंदी हमारी और आगे बढ़ सकती है। देखिए, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय है, जी। उसमें प्रवासी भारतीय साहित्य एवं संस्कृति शोध केंद्र शुरू किया गया है। हम्म। तो उसके अंतर्गत कुछ हमारी अलग अलग योजनाएं चल रही हैं, हम्म। जिसमें अभी अभी हमने एक पुस्तक, उसका संपादन मैंने किया है, और उसमें
जो मॉरिशस में जो विश्व रंग हुआ उसमें मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने उसको जारी किया। वो है 65 देशों में हिंदी, विश्व में हिंदी। तो उसमें 65 देशों में हिंदी की क्या स्थिति है उसका एक वो बड़ा रोचक दस्तावेज है। तो ये ताकि लोगों को पता चले, लोग मानते हैं कि हिंदी तो ये गिरमिटिया खाली देशों में है, हाँ। मॉरिशस फिजी में हिंदी। हाँ। लेकिन उसके माध्यम से पहले वो पुस्तक हम लाए तो उसमें 35 देश थे, हम्म, उसके बाद 55 देश हुए, और अब उसको जो अभी जो जारी हुई उसमें 65 देशों में हिंदी की स्थिति का पूरा विवरण है। जी। दूसरा, हम लोगों ने काम ये भी किया है, दूसरा क्योंकि ये प्रवासी भारतीय शोध केंद्र है, हम्म, तो प्रवासी भारतीयों की रचनाओं को सामने लाना। जी। इसके लिए अभी सबसे पहले हमने 5 देशों के रचनाकारों की रचनाएं प्रकाशित की, जी। उसके बाद 11 देश उसमें हो गए, और अब 5 देशों की रचनाओं का प्रकाशन और कर रहे हैं, जिसमें वहां के उसमें केनिया भी है। जी। केनिया जैसे देश में आप जो प्रचारित नहीं कि केनिया में हिंदी, हम्म, लेकिन केनिया के रचनाकारों की रचनाएं प्रकाशित हो रही है। अमेरिका की दो दो पुस्तकें आ रही हैं जिसमें अमेरिका के कहानीकार गद्य और पद्य के हैं। हम्म, उसके बाद मॉरिशस की किताब सामने आ रही है। हम्म, सूरीनाम के रचनाकारों की किताब भी ये हमारा पिछले तो इस प्रकार ये प्रवासी रचनाकारों को मंच देने का काम हमारा जो आइसेक प्रकाशन है वो कर रहा है, इसके माध्यम से हो रहा है। जी। इसके अलावा हम लोग सारे प्रवासी भारतीयों का, पूरे विश्व के प्रवासी भारतीयों का एक डेटाबेस भी तैयार कर रहे हैं, हम्म, कि ताकि पूरे विश्व में जो हैं उनको सहायता प्रदान करना, उनकी खासकर जो हमारी पत्रिकाएं हैं उन पत्रिकाओं को उन तक पहुंचाना, और खासकर हिंदी शिक्षण के लिए भी अलग से कार्य हो रहा है कि हिंदी शिक्षण का एक मानक पाठ्यक्रम बनाएं, और एक जिसको कहा जाता है कि उसको एक्रेडिशन देने का खासकर वहां पर उसका कार्य भी हमारे स्तर पर चल रहा है। एक और डेटाबेस बन रहा है कि पूरे विश्व में कितने विश्वविद्यालयों में, पूरे विश्व में विश्वविद्यालयों में, संस्थाओं में कहाँ कहाँ हिंदी पढ़ाई जाती है, किस तरह के पाठ्यक्रम है, कौन वहाँ पर प्राध्यापक हैं, शिक्षक है, जी। उसका डेटाबेस बनाने का कार्य भी हमारे स्तर पर चल रहा है, जिसमें अभी तक हम 33-34 देशों का जो आंकड़ा है या जो जानकारी है वो एकत्र कर चुके हैं। तो जी। इस प्रकार ये हमारे विविध कार्य अलग अलग स्तरों पर, वैश्विक तो स्तर पर हिंदी परियोजनाएं को चल स्थापित रही करने के या लोगों को मदद पहुंचाने के लिए ये इसके माध्यम से हो रहे हैं। और अभी अभी एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी केंद्र भी बनाया गया है हमारे यहाँ, जिसका मैं निदेशक हूँ। जी। तो हम लोग इसके अलावा हर देश का एक ऑनलाइन कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं। अभी जी। तक 11 देशों के आयोजित हो चुके हैं, जिसके माध्यम से उस ऑनलाइन 1 घंटे 1.5 घंटे के कार्यक्रम में उस देश के व्यक्ति ही अपनी प्रस्तुति देते हैं, ताकि उन लोगों को भी वैश्विक स्तर पर या वैश्विक मंच पर आने का मौका मिले। मौका मिल और आप सके। जानते हैं कि विश्व रंग का आयोजन तो 2019 से हो ही रहा है, जिसमें विभिन्न देशों के लोग, जिनकी संख्या 50 से अधिक हो गई है, वो शामिल होते हैं, और जी। उनको एक तरह से वैश्विक मंच पर आने का मौका मिलता है। तो जी। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के प्रयास हमारे द्वारा ये किए जा रहे हैं किए जा जी। रहे हैं, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। तो विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस द्वारा मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित होना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण था, और इस कार्यक्रम का क्या प्रभाव रहा? हाँ जी, हाँ, मुझे 2023 में जो हिंदी दिवस था वहाँ पर मुझे 2 दिन की कार्यशाला के लिए आमंत्रित किया गया था। जी। और उस कार्यशाला में मॉरिशस में जितने हिंदी शिक्षक हैं और शोध विद्यार्थी शामिल हुए थे, और हम्म, उसमें मेरा एक विषय तो अ, हिंदी कम्युनिकेशन, हिंदी संप्रेषण कला पर था, हम्म, हिंदी अनुवाद से संबंधित था, और पत्रकारिता का था। तो इस प्रकार, क्योंकि आप जानते हैं कि भाषा को आगे बढ़ाने में अनुवाद का भी बहुत महत्व होता है। बहुत ज्यादा। जी। यदि वहाँ की भाषा में अगर कुछ लिखा जा रहा है तो उसे वैश्विक स्तर पर लाना है, तो उसका हिंदी में अनुवाद हो, हिंदी अनुवाद उस भाषा में, तो उस पर अनुवाद पर एक कार्यशाला मेरी थी, मेरे व्याख्यान थे। हम्म, और खासकर जो हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है या संप्रेषण कला है, उसमें भाषा का कितना महत्व होता है, और हिंदी में अपने आप को प्रभावी तरीके से व्यक्त करना, और हिंदी पत्रकारिता में किस तरह आप आगे बढ़े, क्योंकि आप जानते हैं कि मॉरिशस में भी हिंदी पत्रकारिता का एक बड़ा अच्छा इतिहास रहा है। मॉरिशस जो मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग तो कॉरपोरेशन, बहुत भारतीय हैं हाँ जो कि हाँ, मॉरिशस हिंदी मेरे ब्रॉडकास्टिंग, ख्याल से सेकंड लैंग्वेज है, वहां पर दूसरी भाषा है। नहीं, दूसरी भाषा तो नहीं है, एक भाषा के रूप में वो पढ़ाई जाती है, जी। 8वीं कक्षा तक अलग पढ़ाई जाती है,
स्कूलों में पढ़ाई जाती है, विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती है, महात्मा गांधी संस्थान है, जी। वहाँ पर उसमें पीएचडी भी की जाती रही है। तो इस प्रकार वहाँ पर ये कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिससे लोगों ने बहुत पसंद किया। मैंने प्रयास किया कि उन लोगों को इसके महत्व के बारे में बताएं, और ये आयोजन 2 दिवसीय आयोजन था। उसके बाद मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कारपोरेशन जो है, जो मॉरिशस का रेडियो और टीवी है, वहाँ पर भी साक्षात्कार मेरा हुआ, जिसमें इन बातों पे चर्चा हुई। तो इस प्रकार ये एक तरह से हमारे जो कार्य है उसको एक मान्यता थी कि वहाँ पर वहाँ की महासचिव आदरणीय डॉक्टर माधुरी रामधारी जी ने इसका जी। पूरा बहुत अच्छी तरह जी। संयोजन किया था। और उसमें कुछ और लोगों की भी भूमिका थी, जिसमें मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के जो कार्यकारी वहाँ पर जो कार्य कर रहे हैं बहुत प्रभावी तरीके से, उनके भी उसमें व्याख्यान थे। तो एक ये वो हर साल इस तरह का आयोजन साल में एक बार करते हैं। जी। जी। जी, बहुत सुंदर। तो आपकी बहुमूल्य संग्रह की प्रदर्शनी विभिन्न देशों में आयोजित हो चुकी है, तो इसे लेकर विदेशी दर्शकों की प्रतिक्रिया कैसी रही, और यह हिंदी के प्रति उनकी रुचि को कैसे बढ़ाता है? देखिए, निश्चित रूप से जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास को देखकर भी हमको प्रेरणा मिलती है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से जितने देश के लोगों ने देखा कि उनको सराहा। और मैं आपको बता दूं, जैसे जब मॉरिशस में मेरी प्रदर्शनी जब लगी थी, तो उस हम्म। प्रदर्शनी को कुछ देखने लाए, तो एक वहां पर एक पति पत्नी आए, तो उन्हें देखकर बहुत ये आश्चर्य हुआ कि उनकी रचना जिस पत्रिका में 20 साल पहले छपी थी, उसे वहां पर प्रदर्शित किया गया है। अच्छा। तो उनको उनको बड़ी खुशी हुई कि हमारी रचना जो पत्रिका में प्रकाशित है वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन हाँ। आपने उसे यहाँ पर वहां पर प्रदर्शित किया है, उस पत्रिका को। जी। तो इस प्रकार ये लोगों को प्रेरित भी करती है, प्रेरित। और लोगों को ये बहुत अच्छा लगा कि ये पूरे जो विश्व का हिंदी पत्रकारिता का इतिहास है, उसे उन्हें एक स्थान पर संकलित होकर देखने का मौका मिला कि जी। अगर अमेरिका से पत्रिका छपी है तो किस तरह निकली, मॉरिशस से निकली तो किस तरह निकली, फिजी में पत्रिका किस तरह निकलती थी, कितनी चुनौतियों से उसे छापा जाता था। तो ये सब एक तरह से लोगों को एक प्रेरणा प्रदान करता है कि अगर हमारे लोगों ने अगर 100 साल पहले इतना संघर्ष किया है, तो हमें भी इसके लिए काम करना चाहिए। प्रेरणा तो उससे निश्चित रूप से लोगों को मिलती है। बिल्कुल। और और ये आ, हमारे लिए बहुत गर्व और सम्मान की जी। बात है। जी। कि पहले जी। जब जी। हमारे पूर्वज इतना सारा कार्य कर चुके हैं हिंदी के लिए, तो हमारा तो कर्तव्य बनता है कि हम हिंदी के लिए जी। काम करते रहें। जी। जी। बहुत जी। जी। बिल्कुल बिल्कुल। जी। सुंदर ने जवाब दिया। अब हम अपने इंटरव्यू के आखिरी चरण पर पहुंच चुके हैं जवाहर जी। तो मैं अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी कि आप जी। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आपकी जो भी अपनी भाषा है, मातृभाषा है या भाषा है, उसका सम्मान करना जरूर सीखें। जी। हमारा अन्य भाषाओं के सीखने से हमारा कोई प्रयोजन नहीं, वो ज्ञान प्राप्ति के लिए हो, लेकिन हमारी भाषा की हम अवहेलना न करें। ये बिल्कुल। एक सबसे मुख्य बात होना चाहिए। जी। और हम अपनी भाषा को क्या दे सकते हैं। मैं कई बार जब भारत की स्थिति को देखता हूँ, खासकर हिंदी भाषी प्रांतों की, तो मैं यही निवेदन करता हूँ कि अगर एक डॉक्टर अगर हिंदी भाषी है, अगर उसकी मातृभाषा हिंदी है, हम्म। तो वो हिंदी भाषा में जगत के लिए क्या योगदान दे सकता है। जी। जी। अगर वो एक इंजीनियर है, और यदि उसकी उसकी मातृभाषा अगर हिंदी है, तो वो किस तरह योगदान दे सकते हैं। ये अपनी भाषा के प्रति सम्मान रखें, उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करें। यही मेरा मुख्य संदेश सभी भाषा भाषियों के लिए, उसकी जो भी भाषा हो, चाहे हिंदी हो या बिल्कुल। अन्य भारतीय भाषा हो या विदेशी मातृभाषा भाषा हो। माँ के जी। जी। समान है। अगर जी। अपनी माँ को छोड़ देना एक तरह से अपने लिए दुर्भाग्य जी। वाली बात है। तो अपनी भाषा को हाँ, यदि यदि हम ही उसके जी यदि हम ही उसकी अवहेलना करेंगे, तो उसका सम्मान और कौन प्रयोग कौन करेगा। कौन और कर। जहां तक हम अपनी भाषा का प्रयोग करके अपना काम चला सकते हैं, तो हमें अपनी भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल जी। बिल्कुल। जी। और आप जिस समाज में, मतलब एक संस्कृति में जहाँ पैदा होते हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को लेकर चलें।
तो और ये धरोहर होती है हमारे बुजुर्गों की, हमारे पूर्वजों की। और अगर हम नहीं लेकर चल पाते हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य है, और ये मतलब हम कह सकते जी हैं कि हम अपनी धरोहर आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके जवाहर जी, और आपने जितने जी भी कार्य किए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं, जो हिंदी भाषा के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। और आप हमारे मंच पर आए, आपने इतनी सारी बातें, इतनी सारी जानकारियां हमें दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जब भी हमें और जानकारी की जरूरत जी पड़ेगी हम धन्यवाद। आपको अपने मंच पर आमंत्रित करेंगे। जी। जी जी जरूर, धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। धन्यवाद। शुभ रात्रि।